वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मेंस की क्लास में आपदा प्रबंधन की आपकी क्लासेस चल रही थी और भूकंप का जो आपका एक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, वॉइस ना आने की वजह से मैं इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितने भी लोग ये कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स हैं, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस के लिए वक्त नहीं निकल पा रहा है। वेबसाइट पर मैंने ऑप्शन ओपन कर दिया है, आप जाके पैकेज बाय कर सकते हैं। कल कुछ कमेंट्स में मैं सवाल देख रहा था कि क्या किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर परचेज करना है तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब वेट कीजिए, इस वीडियो के बाद आपका एक वीडियो आएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपकी होंगी। हमें पहली जो हमारी आपदा है, जिसको हम डिजास्टर कहते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आपदा में सबसे पहले हम एक बात को जान लें कि आपदा क्या होती है। जो हमने पहला लेक्चर आपका लिया था उसमें आपदा के बारे में, प्रकोप यानी हैजार्ड के बारे में एक अंतर बताया था। कोई भी प्राकृतिक या मानवीय घटना जो विध्वंसकारी होती है उसको हम आपदा उस परिस्थिति में बोलेंगे जब वह किसी ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां पर जनहानि हो। What that mean कि ऐसा क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं और इस घटना की वजह से जब लोगों का नुकसान होता है तो उसको हम आपदा बोलेंगे। जैसे अगर भूकंप में ही हम एग्जांपल ले लें कि अगर भूकंप आपका समुद्र में आया, कहां पे आया? समुद्र में आया, और वहां पर आया और वहीं पर खत्म हो गया, वहां पर आया और वहीं पर खत्म हो गया, तो क्या होगा? इसको हम प्रकोप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम विपत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? हैजार्ड। क्योंकि एक प्रश्न आपका आया था विपत्ति और आपदा में अंतर क्या होता है। इसको हम हैजार्ड बोलेंगे और इसको हम डिजास्टर बोलेंगे। डिजास्टर हैजार्ड का अंतर आया था, तो इसको हम प्रकोप या विपत्ति बोल सकते हैं। आपदा ये कब कन्वर्ट होगी? जब ये भूकंप जो आपका समुद्र में आया है इससे क्या हो? सुनामी की लहरें उठे, ठीक है, और सुनामी की लहरें उठ के जनमानस को क्षति पहुंचाएं, ठीक है। और यह क्षति कैसी हो? अत्यंत विध्वंसकारी हो। कैसी हो? अत्यंत विध्वंसकारी हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से लोगों का लॉस हो, तब जाके यह आपदा बनेगी। क्लियर है? ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अब हम आपदा में जो पहली आपदा जिसके बारे में पढ़ना है और जिसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं आपके, वह है आपका भूकंप। तो हम लोग भूकंप के बारे में बात कर लेते हैं कि भूकंप आता कैसे है, क्या इसके पीछे कहानी है, क्या चीजें हैं, ये देख लेते हैं। वैसे तो देखिए, ज्योग्राफी में जब दीपक सर आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है भूकंप को वो डेप्थ में ले जाएं, लेकिन अभी मैं जनरल वे में एक बच्चों के तौर पर कैसे हम भूकंप को समझ सकते हैं वैसे मैं बताऊंगा। टर्मिनोलॉजी जो है वो बड़ी सिंपल यहां पर रहेगी, ठीक है। अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप। हम ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है गोल है, राइट। जब पृथ्वी अपनी बनी और ठंडी हुई तो उसके बाद में पृथ्वी 3 हिस्सों में आपकी बटी हुई थी। हम याद कर लेते हैं उसको। पहला हिस्सा क्या था? ऊपर वाला, ये मैं जमीन की बात कर रहा हूं, वैसे बात नहीं कर रहा हूं, आंतरिक संरचना की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं। उस पर भी चलेंगे हम लोग, उसका भी अभी आएगा। क्या हो गया आपका? अंगारा लैंड बोलते थे इसको। दूसरा आपका बीच में था, इसको क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड बोलते थे, ठीक है। और बीच में क्या था? ये टेथिस सागर था, ठीक है, टेथिस सागर था। और इस तरीके से टुकड़े आपके थे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसमें आपने डिटेल इसके बारे में पढ़ी होगी, तो हम ज्यादा डेप्थ में यहां पर नहीं जाएंगे, वरना आप उसमें पढ़ लीजिएगा पृथ्वी के निर्माण के समय पे, ठीक है। भूकंप से इसका संबंध क्या है कि इसका जो अगला स्टेप यदि हम बात करें कि कालांतर में हजारों वर्षों बाद जो पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी को करें ऐसे, तो पृथ्वी क्या हुई? पानी के साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई। ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये क्या हुए? ब्रेक हुए और छोटे टुकड़ों में बने। जैसे अगर आपको पता हो, आप अच्छे से अगर आपको याद हो, जैसे अगर हम देखें, जैसे हमारे भारत है, ठीक है,
तो भारत का जो ये गुजरात तक का ऊपर का हिस्सा अपना है, ये आपका किसका पार्ट है एक प्रकार से कहा जाए? या तो टेथिस सागर का इसमें कुछ पार्ट आता है, या इसको किस प्लेट का नाम देते हैं? इसको यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट का नाम देते हैं। ठीक है, यूरोपियन एशिया यूरेशिया प्लेट का नाम देते हैं, पता है ना, यूरेशिया प्लेट का नाम देते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें जो नीचे वाला हमारा ये हिस्सा है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है ना, इसको हम किसका हिस्सा मानते हैं? गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश को भी मानते हैं ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड। तो ये देखो चेंजेस कैसे हुए यहां पे। अगर हम बात करें कि मान लो जब पूरे टुकड़े हुए, तो यहां पे जो आपका विश्व में जो आपका साउथ अफ्रीका है ना, मेडागास्कर वगैरह है, यहां का टुकड़ा बहते 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 यहां पे आ गया था। अब इसीलिए जो भारत में भूकंप आते हैं, भूकंप के कारणों भी हम पहुंच गए हैं, तो भारत में जो भूकंप आते हैं यूरेशिया और आपकी जो गोंडवाना प्लेट है, ये वाली प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इंडियन महाद्वीप की प्लेट है, इसके आपस में टकराने के कारण था। डिटेल में आते हैं हम लोग, लेकिन हम ये समझिए किस तरीके से पृथ्वी के जो क्षेत्र हैं वो आपस में अपने अलग अलग बटे। ये भी कहा जाता है कि अगर पृथ्वी में जो धरातल के ये टुकड़े हैं इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो एक प्लेट के समान ये बन जाते हैं, यानी बराबर बराबर जगहों पर ये टूटे हुए। ठीक है, फिर कई सिद्धांत हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। मेन यहां पर क्या है, पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है वो 6 मुख्य प्लेटों में, कितना, 6 मुख्य प्लेट और 20 लगभग छोटी छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। क्लियर? यहां तक तो हमें पता होगा, भूगोल में हमने जब पढ़ा है तो हमें जानकारी है, ये सब चीजें हैं। अब इसका भूकंप से क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप एक एक करके ना मुझे भूकंप आने के कारण क्या क्या होते हैं बताते चलिए। या भूकंप क्या होता है मुझे बताइए, भूकंप की परिभाषा बताइए एक बार। सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, हिंदी में हिंदी वाला बताए कोई? हाँ, स्थल मंडल के नीचे अचानक से ऊर्जा आने के कारण भूकंप आ जाता है। ठीक है, यहां पर आप ये समझिए, जिसको हम अगर सिंपल भाषा में सोचें, जो आपका भूपृष्ठ है, ठीक है, भूपृष्ठ पर क्या होगा, एक आकस्मिक कंपन होगा। क्या होगा? आकस्मिक कंपन। भूपृष्ठ क्रस्ट जो धरती ऊपर का हिस्सा है, जो ऊपर वाला ये हमारा वाला हिस्सा है ना, इसको भूपृष्ठ बोलेंगे। हाँ, ठीक है, भूपृष्ठ। हाँ, तो ठीक है ना, भूमि का पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ केवल पेज नहीं होता है, पृष्ठ तल आप इसको भी बोलते हैं, ये आपका पृष्ठ तल है इसके लिए। हाँ, टॉप जो होता है ये चीज होती है आपकी। तो यहां पर एक आकस्मिक कंपन होता है। अब ये आकस्मिक कंपन किन किन कारणों से होता है उनके बारे में हम बात कर ले। जो प्लेट की हम बात कर रहे थे उसमें और हम डिटेल में जाएंगे। तो भूकंप की आपकी जो डेफिनेशन रहेगी, जो लिखी भी है कि भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन जो भूगर्भ में चट्टानों के आपस में टकराने से, एक दूसरे के ऊपर आ जाने से, या एक दूसरे के साथ में रगड़न से कुछ जो उनके वेव्स निकलती हैं उसी कारण उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? भूकंप होते हैं। अब भूकंप के कारणों में हम जब बात करें तो प्लेटों का आपस में टकराना होता है। इसके अलावा प्लेटें टकराती क्यों है, हम इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, गैसें भी हैं, नहीं गैस से कारण नहीं है उसमें मेन कारण क्या है बताता हूं। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारी पृथ्वी क्या है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इसको ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है, बटी हुई है ना। अब हमारी पृथ्वी घूमती है, घूमती है। आपको यह भी पता है कि हमारे पृथ्वी में बीच में क्या है, अगर आप अंतरिक्ष संरचना में बात करें, कोर है। वहां पे लिक्विड है या नहीं है? कहीं ना कहीं यहां पे लिक्विड भरा हुआ है हमारी पृथ्वी में, लावा भरा हुआ है हमारी पृथ्वी में। लावा क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पृथ्वी आपका गोला है, यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यहां पर लावा भरा हुआ है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा कि बीच में यहां कहीं कहीं लिक्विड है, ऊपर क्या है, ठोस है। जो प्लेटें हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर तैरती होंगी, तैरती ही होंगी। जब प्लेटें तैरती होंगी, क्योंकि आपको अगर मैं बता दूं तो यूरेशिया प्लेट है वो हर साल 46 मिलीमीटर अभिसरण करती है, यानी 46 मिलीमीटर आपकी खिसकती है, एक जगह शिफ्ट करती है, शिफ्टिंग करती है आपकी। ठीक है, तो ये जो प्लेटें आपस में कहीं ना कहीं टकराती हैं। हालांकि हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्र क्या है, बहुत बड़ा है। इस समय में ही पृथ्वी आपकी कहीं ना कहीं प्लेटों में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा होगा, जो सालों तक लगातार चलता रहे।
कभी कभी जब ये परिवर्तन की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है तो ये पहला भूकंप का कारण बन जाती है। तो पहली तो प्लेटें आपकी खिसकती हैं, किस कारण की वजह से? नीचे धरातल में जो आपका लिक्विड है इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा, ये टुकड़ों वाला मैंने बताया है कि पृथ्वी आपकी घूमती है कैसी? रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पृथ्वी का एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाती है तब एंटी क्लॉकवाइज है मेरे हिसाब से। जो जब खुद घूमती है तब कैसे घूमती है? चलो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज दोनों लगा लो, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये पृथ्वी का जो पर्टिकुलर घूर्णन है, हम इसको ऐसे ले लें, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अब ये जो प्लेटें आपको दिख रही हैं, ये प्लेटें हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप देखोगे जो हमारा भारत है ना, भारत का अगर ये जो नीचे वाला हिस्सा हमारा, सॉरी ये वाला अपना जो नीचे वाला हिस्सा अगर देखा जाए और इसको अगर लाके लाया जाए तो यहां पे जाके फिट हो जाएगा, इस जगह पे जाके फिट हो जाएगी। साउथ अफ्रीका की जगह है, यहां पर फिट हो जाएगा भारत का पूरा हिस्सा। इसीलिए आप देखोगे जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना के बारे में यदि आप देखोगे, या कुछ हमारे जो जनजातीय गौड़ वगैरह हैं उनकी शारीरिक संरचना को देखोगे, तो वह शारीरिक संरचना उनकी किसके समान है? जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके समान है। कई बार जो हमारे यहाँ पर जमीन से जो अवशेष निकले हैं वो भी यह पाया गया है कि यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु कहाँ पर पाए गए हैं? आपके यहाँ पर पाए गए हैं। तो अब देखो क्या है, जैसे ये एक ठोस है, नीचे क्या है आपको यहाँ भी लिक्विड दिख रहा है। इस तरीके से मान लीजिए पृथ्वी रोटेशन कर रही है, ठीक है, पृथ्वी रोटेट करेगी, तो पृथ्वी अगर ऐसे रोटेट करेगी तो बाकी के जो ठोस है कहीं ना कहीं ऐसे रोटेट करेगा। झूला आपको याद है, जो झूला वाला हमारा झूला आता है, जिस तरफ झूला घूमता है हम उसके अपोजिट साइड में हम लोग भागते हैं, ये तो ग्रेविटेशन का असर हमारे ऊपर होता है। तो पृथ्वी भी जब ऐसे घूम रही है तो कहीं ना कहीं जो ये आंतरिक हमारी प्लेटें हैं, ये प्लेटें कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में खिसक रही होंगी। तो प्लेटों के खिसकने के क्या कारण है? दो कारण है। पहला कारण है पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला आपका लिक्विड। देखो ना कितनी छोटी छोटी प्लेटें हैं, आपको दिख रही होंगी, टुकड़े हैं बटे बटे, ये सब चीजें हैं। तो पहला कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण आपका होता है जो हमारी पृथ्वी का घूर्णन चल रहा है उसके कारण ये प्लेटें आपस में खिसकती हैं। अब जब इसमें कई जगहों पर जब प्लेटें खिसक रही होती हैं, वहां पर मान लीजिए कोई कमजोर चट्टान आ जाती है, ठीक है, तो कमजोर चट्टान आने के कारण उसमें क्या होता है, वो कमजोर चट्टान टूटती है, टकराती है, तो उसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। अभी पी वेव्स क्या है, एस वेव क्या है, एल वेव क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कारण। तो पहला कारण जो भूकंप आने का होता है उसमें हम होते हैं पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। आंतरिक क्रियाओं में और क्या हो सकता है? एक तो आपका प्लेटों का खिसकना हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका आंतरिक हो सकता है आपका ज्वालामुखी उद्गार। भूकंप आने का ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। तीसरा आपका आंतरिक गैसें, हालांकि आंतरिक गैसें वो ज्वालामुखी के अंतर्गत ही आपकी आ जाएंगी। आंतरिक गैसें जो कहीं ना कहीं अगर प्रेशर बन जाता है तो प्लेटों को थोड़ा खिसका देती होंगी, ठीक है। और प्लेट विवर्तन की आपका प्लेटों का खिसकना आपका है ही। हाँ, अभी हम प्राकृतिक बता रहे हैं, अभी हम प्राकृतिक पे आ रहे हैं, फिर मानवीय पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके कारण हो गए। ज्वालामुखी क्यों आ रहा है? पहला ही हो गया। अब सॉरी, भूकंप क्यों आ रहा है? मनुष्यों में अगर बात करो तो मनुष्य में सबसे पहला जो आपका कारण आता है भूकंप आने का, वो पहला कारण आता है आपका बड़े बड़े बांधों का बनाना। अभी बड़े बड़े बांध बनते हैं तो क्या होता है, एक ही जगह पर मान लो बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया जाए तो उस पानी का कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम क्या है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया। और सोचो अगर उस जगह की जो नीचे की प्लेट है वो प्लेट ऑलरेडी मूव कर रही है और उसके ऊपर वजन आए तो हल्का सा उसमें असर तो होगा, है ना। तो ये बनाना। दूसरा आपका भूकंप का कारण क्या हो जाता है? आपका हो जाता है परमाणु परीक्षण, ठीक है। परमाणु परीक्षण भी आपका कारण हो जाता है मानवीय कारणों में अगर बात की जाए। भूकंप के प्राकृतिक कारण ये हो गए, मानवीय कारण आपके हो जाते हैं। तीसरा भूकंप का कारण और क्या हो जाता है कि कई जगहों पर जो मानव द्वारा अलग अलग प्रकार के अनुसंधान या कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जो पृथ्वी की वास्तविक वो मूल संरचना है उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है वो भी कई बार भूकंप का कारण बन जाता है। तो यहां पर हमने भूकंप के कारण के बारे में जाना, लगभग इतने ही है। पृथ्वी पर आने वाला भूकंप है, ठीक है। भूकंप आपदा में कब परिवर्तित होता है? जब इससे जनहानि होती है। अब हम ये बात कर लें कि भूकंप जो आपका है, नोट्स में इसकी सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, वो आप देख लेना, नोट्स जो आपको शेयर किए जाएंगे उसमें आप पढ़ लेना। ये मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो नोट्स से इसकी लैंग्वेज अलग रहेगी, है ना। तो नोट्स अलग रहेंगे, क्लास आपके रहेंगे। मान लीजिए नोट्स किसी के पास है तो आवश्यक नहीं है कि क्लास में आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं वो सारी नोट्स में हो, बहुत सारी चीजें यहां पर भी आपको अलग से बताई जाएगी, ठीक है।
अब गहराई के आधार पर आपका जो भूकंप होता है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं गहराई के आधार पर। ठीक है, पहला हम लोग गहराई के आधार पर बांट लेते हैं। गहराई के आधार में अगर 0 से 50 किलोमीटर के नीचे में कोई गहराई में भूकंप आया है तो इसको क्या बोलेंगे? सामान्य भूकंप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सामान्य भूकंप। 50 से 250 के बीच में आएगा, अगर 50 से 250 के बीच में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती भूकंप। किलोमीटर, ये गहराई की बात चल रही, किलोमीटर। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर मान लो 0 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भूकंप आया हुआ है, सामान्य भूकंप रहेगा। 50 से 250 किलोमीटर के बीच में आया है वह आपका मध्यवर्ती भूकंप रहेगा। और तीसरा जो इसका नाम है, इसको बोलते हैं जो 250 से लेके आपका 700 या इसके ऊपर तक की गहराई में आता है, 250 से लेके नीचे तक अगर आता है आपका 700 किलोमीटर तक का, तो इसको बोलते हैं पातालीय भूकंप। और इसमें ये तीनों आपके किस आधार पे, अगर आपसे पूछा जाए भूकंप के प्रकार बताइए, तो पहला आधार आपका क्या हो गया? गहराई के आधार पे हो गया। ठीक है, अब एक और प्रश्न जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां पे भी हम उसके बारे में चर्चा कर लें, बीच में याद आ गया है। वह पॉइंट या वह जगह है जहां भूकंप प्रारंभ होता है, यानी ऐसा स्थान जिस जगह से भूकंप की शुरुआत हुई, वह पॉइंट जहां से भूकंप की शुरुआत हुई। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। ठीक है, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। दूसरा, वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया गया। क्या हुआ? सबसे पहले भूकंप क्या किया गया? महसूस किया गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिसेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर। आपने सुना है ना, कई बार आपके सामने होता है कि एपिसेंटर कहां पे है, कहां पे भूकंप का क्षेत्र कहां पे है, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो हाइपोसेंटर और एपिसेंटर हमें याद रखना है। जहां से भूकंप प्रारंभ हुआ, यानी वह पॉइंट जमीन के अंदर जहां से भूकंप बनना शुरू हुआ है उसको हाइपोसेंटर बोलेंगे। जमीन पे आके जब भूकंप को एहसास किया गया पहली बार जिस जगह पर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है, यहां पे जो मेन चीज है, फोन बहुत आ रहा है। ठीक है, जब भूकंप आता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, बताएगा कोई? जब भूकंप आता है, फिर बज गया फोन यार। जब भूकंप आता है तो कौन सी एनर्जी निकलती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा। और प्रत्यास्थ ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलास्टिक एनर्जी। ठीक है, ये हम लोग भूकंप के बारे में ना जो कुछ फैक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपको बता दे रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज और आपको पता होगी कि जिस जगह पर भूकंप आने वाला होता है वहां पे एक गैस की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी गैस होती है? बताओ जल्दी। जिस स्थान पर भूकंप आने वाला होता है वहां पर रेडॉन गैस की मात्रा क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है? ये हम सब भूकंप के बारे में जान रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और हम जान लें, भूकंप का नाप हम किस में करते हैं? यह आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है या सिस्मोग्राफ 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसको क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में जो मूलतः प्रमुखतः जिस स्केल में आपके भूकंप को नापा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल इसको बोलते हैं।
रिक्टर स्केल में जो मापन होता है उसकी इकाई क्या होती है, इकाई की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 10 तक होती है, या इसको 1 से लेके 10 भी बोल सकते हैं, 0 से लेके 10 तक होती है। अब इस स्केल में क्या होता है, भूकंप की तीव्रता क्या होगी, भूकंप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और कितना विध्वंसकारी होगा, इसका मापन किससे किया जाता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है, राइट। अब रिक्टर स्केल में भी क्या होता है कि सपोज अगर 1 है, मान लो 1 रिक्टर स्केल का कोई भूकंप आया है तो बहुत ही मिनिमम खतरनाक नहीं होता है। 5.5 रिक्टर स्केल तक का भूकंप हिलाता जरूर है लेकिन जनहानि नहीं करता है। 5.5 के ऊपर जब जो जाता है तो मेन जहां पे एपिसेंटर है वहां नुकसान करता है, बाकी जगह पे केवल कंपन करता है, ठीक है। अगर 7 तक पहुंच गया तो 7 का भूकंप ऐसा होता है, 7 का, जो आपको टोटल विनाश कर देता है, ठीक है। और 7 के ऊपर तो फिर तबाही मच जाएगी, जमीन फट जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे नेपाल में हुआ था, लगभग 7.8 के आसपास था वहां पे, अगर मुझे याद है, नेपाल वाला। और ये सोचो उसकी रेंज क्या थी, वहां काठमांडू में आया था, यहां पे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश सब हिल गए थे। और आप यकीन मानोगे, मैं उस वक्त ऑफिस जाता था, हर 3 घंटे में भूकंप आ रहा था। और उसके लिए मैंने भूकंप को 3-4 बार मैंने महसूस किया है। एक इससे जुड़ी हुई एक हादसात्मक कहानी भी है। मैं नाइट शिफ्ट करता था वहां पे ऑफिस में, वापस आया तो जो मेरे लैंडलॉर्ड थे, मैं 3rd फ्लोर पर रहता था, उनकी माताजी का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो चुका था उनका। सुबह से मैं आया, कोई 7 बजे अब आता था, रात भर जॉब करके 7 साढ़े 7 पे आया, तो उनका जो पूरा शव है वो पूरा शव उनका लेके जा रहे थे, ठीक है। तो मैं ऊपर चढ़ा, अब लेकिन थोड़ा सा मन में तो जाता है यार अभी अभी ये डेथ हुई है या चीजें हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर गया, ऊपर जाके मैं लेट गया, क्योंकि इतना नींद में रहता, ठीक है। उसी समय आपका भूकंप आया, ऐसे ऐसे आपके पंखा हिलना प्रारंभ हो गए, शीशा आईना बाकायदा ऐसे आपका हिल रहा था। और आईना के साथ में सबसे बड़ी बात जो मैं चेक करने के लिए मुझे बाद में रखा था, मैं अपने बेड के बगल में ऐसे रख देता था, जैसे ही भूकंप आना शुरू होता था ये पानी बिल्कुल इतनी ऊंचाई ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देता था, जैसे आप देख रहे हैं इसकी ऊपर नीचे हो रहा है। ये मैं सब पानी जो नेपाल वाले टाइम पे मैंने इसे रखा था ताकि चेक कर सकूं भूकंप आया, क्योंकि उस टाइम पे 3 दिन तक ये हालत रही थी दिल्ली में, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगता भूकंप आया, हमेशा डर लगा रहता था वहां पे। और चूंकि दिल्ली में आप जानते हो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो वहां पर अगर भूकंप आया तो वहां बचने की संभावना 0 है, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं भूकंप आया तो मैदान में भागो, अब मैदान ही नहीं है तो भागेंगे कहां पे। तो ये जो भूकंप की जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता को किस में मापा जाता है, रिक्टर स्केल में मापा जाता है, ठीक है। तो वो जो मैं माताजी वाला बताया था, बीच में रह गया, तो मुझे थोड़ी देर को ये लगा था कि शायद उनका भूत आ गया जो मुझे डरा रहा है, कि पूरा ऐसा ऐसा पहली बार महसूस किया। और आप देखोगे भूकंप सड़क पे कम महसूस होगा, आप अगर 3री-4थी मंजिल पे हो आप, तो भूकंप क्या होगा, ज्यादा महसूस होगा, है ना। तो रिक्टर स्केल जो होता है, रिक्टर स्केल में जो 1 इकाई बढ़ती है, 1 इकाई का मतलब 1 यूनिट का इंप्रूवमेंट होता है, तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाती है, 10 गुना। सपोज हम यहां पे मान चल कर, अगर 1 यहां पे है, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 1 है, और इसके बाद में अगर रिक्टर स्केल तीव्रता 2 हो गई तो क्या हो जाएगा, 1 × 10। और यहीं पे अगर 3 हो गई तो 10 × 10। अगर यहां पे 4 हो गई तो क्या हो गई, 100 हो गया, 100 × 10। यानी 10 गुना प्रभाव जो होता है रिक्टर स्केल पे वो बढ़ता जाता है। यानी विध्वंसकारी जो भूकंप होगा, जितना ज्यादा रिक्टर स्केल के ऊपर मात्रा होगी उतना ज्यादा आपका भूकंप विध्वंसकारी होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब 2 लाइनें और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 नंबर में क्या है, आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी लाइन के बारे में, कौन सी लाइन किसको मिला रही है। तो आप एक जरा देख लें भूकंप के बारे में, ताकि आपको यह भी पता रहे, ठीक है। समान भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, ऐसी रेखा जो आपका समान भूकंपीय तीव्रता, सॉरी क्या है यहां पे, एक रेखा का हम बात करेंगे, समान भूकंपीय तीव्रता, ठीक है। समान भूकंपीय तीव्रता, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा स्थान जहां पर भूकंप जो है एक ही तीव्रता के साथ में आता है। जापान मान लो, जापान में बहुत सारी जगह है, लगभग एक तीव्रता से वहां भूकंप आता होगा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेसिमल, आइसोसेसिमल लाइन बोलते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली, हिंदी में इसको बोलते हैं सम भूकंपीय रेखा, सम भूकंपीय रेखा, ठीक है।
और ऐसी रेखा जो एक ही समय पर आने वाले, एक ही समय पर आने वाले भूकंप, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर एक ही समय पर भूकंप आता है, उनको मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? होमोसेसिमल। ठीक है, बोलते हैं होमोसेसिमल। ठीक है, तो इन लाइंस का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। भूकंप क्या है? धरातल पे पृथ्वी की आंतरिक कुछ गतिविधियों के कारण या मानवीय कृत्यों के कारण या प्राकृतिक कृत्यों के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है धरातल के ऊपर, उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप आपका किन कारणों से पैदा होता है? इसमें तो मानवीय कारक अलग है और प्राकृतिक कारक अलग है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्लेटों का आपस में टकराना कहीं ना कहीं भूकंप के लिए जिम्मेवार होता है। हमने भूकंप का एक प्रकार हमने देखा किसके आधार पर? गहराई के आधार पर। अब दूसरा हम भूकंप का आधार देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से भूकंप आता है। प्लेटों में जो टकराहट होती है वह टकराहट किस तरीके की होती है, उसके आधार पर जो आपका भूकंप आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भूकंप प्लेटों के 3 तरीके से टकराने से होता है। ठीक है, पहला आप याद रखिए भूकंप कैसे आता है। मान लो एक प्लेट है ये, ठीक है, और एक प्लेट है ये। ठीक है, ये इस स्थिति में थी, इसके बाद में ये प्लेट क्या हुई? इस प्लेट से टकराई और टकराने के बाद में आप देखते हैं यहां पे एक नीचे, एक ऊपर उठ गई, एक नीचे धंस गई। ठीक है, अब यही चीज जब आप भूगोल में पढ़ोगे तो एक तो ये भूकंप आने का प्रकार भी है कि इस तरीके से प्लेट टकराएगी तो जमीन ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भूकंप आ जाएगा। दूसरा, इसी कारण से क्या होता है? वलय पड़ते हैं और वलित पर्वत बोलते हैं इसको। वलित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिमालय कौन से टाइप का पर्वत है आपका? कौन सा? हाँ, ब्लॉक माउंटेन, वलय बोलते हैं उसको, वलय ही बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन ही बोलते हैं उसको, है ना। तो वलय क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराई तो ये तो भूकंप आएगा। ठीक है, इसको भूकंप की भाषा में क्या बोलते हैं? इसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। कौन सी बाउंड्री बोलते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री। यानी प्लेटों के आपस में इस तरीके से टकराने पर जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ जाती है, ठीक है, वहां पर वलय पड़ जाता है। इस समय जो ये बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री करते हैं और यह भूकंप का एक प्रकार होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री के थ्रू भूकंप आने वाला। ठीक है, दूसरा आपका होता है कि एक प्लेट यहां थी पहले और एक प्लेट यहां पे थी, लेकिन कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के कारण इनमें क्या होगा? डिवाइड बन गया। ठीक है, डिवाइड बनने के कारण यहां पर क्या हो जाता है? स्पेस बन जाता है। इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली जो आपने सुनी होगी, रिफ्ट वैली भी इसको बोलते हैं। तो जब ये दूरी जाती है तो भी जाके भूकंप आता है और यहां पे जो स्पेस बनता है, यहां पे कई बार पानी बन जाता है और यहां पे समुद्र का निर्माण हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो पहला जो भूकंप आता है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से, यानी आपस में टकराने की वजह से। दूसरा भूकंप कैसे आ सकता है? जब प्लेटें जब दूर होती हैं, इस तरीके से होती हैं। तीसरा आपका जो होता है, उसमें मान लीजिए एक प्लेट है ये, एक प्लेट है ये आपस में ऐसे ऐसे रगड़े एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में स्लिप करें, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक है, और इस ट्रांसफर फॉल्ट में जब ये आपस में टकराती हैं तो भी क्या होता है? भूकंप आता है। तो एक प्रकार का भूकंप हमने गहराई के आधार पर देख लिया। दूसरे प्रकार का भूकंप हमने कारण में देख लिया कि पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें हैं वो कैसे टकरा रही हैं, उस तरीके से हमने भूकंप देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो रेखाएं, जो आपकी क्या कहलाता है, वेव्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, जो भूकंप तरंगे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की आपकी तरंगे होती हैं जो भूकंप आने के लिए जिम्मेवार होती हैं। पहली तरंग को क्या बोलते हैं? पहली तरंग को क्या बोलेंगे? प्राथमिक अथवा ऊर्ध्वाधर, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल। प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। वैसे इसको पी वेव बोलते हैं, पी तरंग बोलते हैं ना, पी वेव बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं? इसको प्राइमरी
और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? ऊर्ध्वाधर, इस तरीके का। ये जो वेव होती है इनकी खासियत क्या होती है? पहली बात, ये जो वेव होती हैं ये आपकी ठोस और द्रव दोनों में प्रसारित हो सकती हैं। इन लिक्विड और सॉलिड दोनों में ये कहीं ना कहीं निकल सकती हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो चलती हैं इनके चलने की प्रक्रिया कैसे होती है? ये इस तरीके से चलती हैं। कैसे? ठीक है, लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं ना यहां पे, देखो ये लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं यहां पे, इसी ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको। और ये किसके प्रकार होती है? साउंड वेव्स। ये 3 नंबर में आपसे अगर पी प्राथमिक तरंगों के बारे में पूछ लिया जाए तो पहला, प्राथमिक तरंग ठोस और द्रव दोनों में बह सकती है, जा सकती है, ठीक है, अवसरित हो सकती है। दूसरा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो चलती है यह प्रकाश तरंगों के समान चलती है, ध्वनि तरंगों के समान चलती है, ध्वनि तरंगों के समान चलती है, ठीक है, साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग चलती है। ऊर्ध्वाधर, इसको हम ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड सर्वाधिक होती है, यानी यह वह तरंगे होती हैं जो सर्वाधिक तीव्रता के स्पीड के साथ में, सर्वाधिक गति के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती हैं, ठीक है। 3 विशेषताएं आपकी हो गई। 3 नंबर में आपका एनएफ होता है, ठीक है। ये प्राइमरी, इसके कारण भी आपका भूकंप आता है। और ये जो भूकंप होता है ये हानिकारक होता है लेकिन उतना अधिक नहीं होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो हानिकारक होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पी और एस निकालना पड़ेगा। ये चीजें आपकी शॉर्ट में नोट्स में मैंने लिख दी हैं। लैंग्वेज इसकी आपकी अलग रहेगी तो नोट्स में आप लोग देख लेना। बाकी इसमें जो आपको बताना है वो बस मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है उसको अनुप्रस्थ या गौण तरंगे या सेकेंडरी तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ या गौण या सेकेंडरी, क्या बोलते हैं इनको? नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं? एस वेव्स के नाम से जानते हैं। इसको अगर हम मेंस में 3 नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे अनुप्रस्थ को? ठीक है, पहली बात, एक केवल ठोस में अभिसरित होती हैं, ठीक है, अभिसरित होती हैं। इनका विसरण किसमें होता है, यानी किसमें फ्लो करती हैं, किसमें चलती हैं? ये केवल ठोस माध्यम के अंतर्गत चलती हैं। दूसरी बात, ये प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं। प्रकाश तरंग यानी लाइट वेव्स के समान, ठीक है, प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं। प्रकाश तरंग कैसी होती है आपको पता है? सीधी चलती है। इसीलिए जब प्रिज्म लगाते हैं तो उसके बाद में फिर वो डिवाइड होती है, फिर भी सीधी सीधी चलती है। प्रकाश तरंगों के समान चलती है। तीसरी बात, इन्हीं तरंगों के कारण यह अंदाजा लगाया जा चुका है कि पृथ्वी के मध्य भाग में लिक्विड है। कैसे? वैज्ञानिकों ने जब एक स्थान से रेस को प्रवाहित करना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने प्राइमरी वेव्स अंदर डाली तो प्राइमरी वेव्स उन्होंने डाली कि यहां पे पहले स्पीड से चली और जहां से लिक्विड आया थोड़ा सा ये डेविएट हो गई, हल्का सा सीधे यहां से आ गई। यानी एक्चुअली इस वेव को यहां से लेके यहां से निकलना चाहिए था सीधे, अगर पूरे में ठोस होता। तो पहले वैज्ञानिकों ने जो प्रूफ लगाया कि अगर हम प्राइमरी वेव्स डाल रहे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं जो रास्ता है वेव्स का वो बदल रहा है। यानी कि क्या प्रूफ होता है कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक धरातल में कहीं ना कहीं पे द्रव है। क्लियर? दूसरी बात में सेकेंडरी वेव्स ने क्या सिद्ध कर दिया, जब सेकेंडरी वेव्स यहां पे डालेंगे तो यहां पर आगे तक बढ़ी और यहां पे जो बीच में लिक्विड था इस स्थान तक गई और इस स्थान तक बाहर नहीं आई। इससे क्या हमें पता था पहले से? सेकेंडरी वेव्स आपकी क्या है, द्रव में नहीं चलती हैं। तो इससे हम क्या सिद्ध कर पाए? क्योंकि वास्तविकता में पृथ्वी के धरातल में लिक्विड है, इसकी जानकारी तो किसी को वास्तविकता में तो है नहीं है, क्योंकि उतनी गहराई में 4000-5000 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका तापमान होगा, जा कोई नहीं पाया है। हमने वेव्स के माध्यम से अंदर लगाया कि वहां पे चूंकि वेव एक स्थान से दूसरे तक इंटरसेक्ट नहीं कर पाई, इसका मतलब है बीच में हमारा पे लिक्विड है। तो तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इन तरंगों के माध्यम से ही यह ज्ञात किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर द्रव अवस्था में पदार्थ पाया जाता है।
तो 3 नंबर में हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी होती हैं ये भी एक प्रकार से कहा जाए उतना ज्यादा इस वेव से उठने वाली तरंगें हैं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। अब जो सबसे ज्यादा खतरनाक आपको बोलते हैं वह आपकी होती हैं एल वेव्स, और एल वेव्स को क्या है, धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सीधे धरातल के ऊपर आते हैं। हम एल वेव्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इनको हम धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। धरातलीय तरंगे क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इसका जो असर होता है ये केवल पृथ्वी के ऊपर के भूपृष्ठ के ऊपर ही होता है। दूसरी बात, इसमें पॉइंट आप लिखिए, पहला पॉइंट, इनकी गति बहुत कम होती है, परिणाम स्वरूप यह अत्यंत विनाशकारी होती हैं। जैसे कोई चीज अगर एकदम से स्पीड में जाए तो वो एक बार निकलेगी और निकल जाएगी, राइट, उसका विध्वंस थोड़ा सा कम होगा। लेकिन बड़े आराम से अगर हिलते ढुलते जाए तो वो हर जगह पे हर स्थान को ऊपर उठाए फिर नीचे करे जाए तो भूकंप क्या होगा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप जो आपका आता है वो एल वेव्स के कारण होता है। इसको अगर जैसे वैसे तो आप लोगों को याद रहेगा, मान लो अगर ना याद रहे तो आपके जीवन में भी जो भूकंप आता है वो एक चीज की वजह से आता है। ठीक है, मतलब अगर ट्रिक टाइप का समझ लो आप, ये बातें याद रह जाती हैं। तो ये जो भूकंप है ना, ये आपकी जिंदगी को तबाह करके चला जाता है। कुछ लोगों की बनाया जाता है, बाकी की बिगाड़ जाता है। ठीक है, 90% के केस में। तो आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक भूकंप किसका होता है तो वह आपका होता है एल वेव्स का। ठीक है, इसकी दूसरी खासियत क्या है, यह केवल भूपृष्ठीय क्षेत्र पर चलता है। तीसरी खासियत क्या है, इसकी गति अत्यधिक कम होने के कारण इसका प्रभाव क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब भूकंप को हमने क्या क्या गहराई के आधार पर समझ लिया, प्लेटों के आधार पर समझ लिया, लहरों के आधार पर यानी तरंगों के आधार पर समझ लिया, और कुछ बचा क्या समझने के लिए भूकंप के बारे में। मेरे हिसाब से भूकंप के बारे में पूरा हो गया। अब जो एक चीज है, केवल हमें जो प्रश्न के हिसाब से करना है वो हम खत्म कर देते, क्योंकि इसके आगे का लेक्चर आपका ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा भूकंप का प्रभाव क्या होता है। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो सारे लोगों को भूकंप का प्रभाव पता है। ठीक है, लेकिन आपको लिखने पे आया तो भूकंप का प्रभाव क्या क्या होता है, जल्दी से एक एक पॉइंट आप लोग बताते चले। सबसे पहले भूकंप का प्रभाव अगर आप जान माल तो ये सर्वाधिक विध्वंसकारी होता है। क्यों होता है, पहला तो इससे जान माल का नुकसान होता है, ये तो नॉर्मल हो गया जान माल। ठीक है, जान माल में क्या होगा, और भाई नदियों के रास्ते बदल जाते हैं। बहुत बार नदियों के रास्ते जब बदलते हैं तो उससे क्या परिणाम होता है, बाढ़ आती है। ठीक है, भूकंप आया, धरातलीय स्थिति में परिवर्तन हुआ, धरातलीय स्थिति में परिवर्तन हुआ, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। जहां से नदियां लगातार बह रही थी, अगर रास्ता बदल गया तो रिहायशी एरिया में चली जाती हैं और कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाता है। दूसरा, आपका परिवहन तंत्र उस क्षेत्र में ध्वस्त हो जाता है। परिवहन तंत्र क्या हो जाता है, आपका ध्वस्त हो जाता है। लिखना है आपको, वो वाले पॉइंट आपको बता रहा हूं। परिवहन तंत्र आपका ध्वस्त होने से मतलब क्या है, सड़कें उखड़ जाती हैं, रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं, एयरपोर्ट्स की पट्टियां बिगड़ जाती हैं। ठीक है, पूरी तरीके से आपका परिवहन तंत्र क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तीसरा, जो आपकी इमारतें हैं, घर हैं, या जो भी आपके भौतिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस क्षेत्र का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है जहां पे भूकंप ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका नुकसान आपका होता है। क्या, मिट्टी का द्रवीकरण हो जाता है। तो उससे क्या होगा, द्रवीकरण से वो तो जब बांध टूटेगा तब ना। हाँ, वही मैं आ रहा हूं, वहीं पे वहीं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं वहां पे। एक चीज और है, जो मैंने इमारतों की बात कही ना, यहाँ पे घर कही, यहाँ पे अगला जो है, जो बड़ी बड़ी आपकी संरचनाएं हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, वृहद संरचनाएं। ठीक है, वृहद संरचनाएं जैसे आपका हो गया है बांध। ठीक है, बांध, या फिर आपके बहुत बड़े कोई पुल हैं। ठीक है,
बांध टूटने से भी क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है। जिस स्थान पर बांध टूटेगा वहां पर आगे का पूरा क्षेत्र, जैसे आपका उत्तराखंड में क्या हुआ, बांध नहीं टूटा था एक्चुअली, वहां से थोड़ा सा रास्ता भी बदल दिया था नदी ने, उत्तराखंड त्रासदी में, और एकदम से गेट खोल दिए गए। ऐसे कई बार आप देखोगे, नदियों की कहानी आप सुनते हो, न्यूज में सुनते होगे कि एक स्थान पे बच्चे वहां पे खेल रहे थे, अचानक पानी का फ्लो बढ़ा और बच्चे बह गए। क्या होता है, अचानक गेट खुल जाते हैं। अब वहां पे तो मानव ने गेट खोले, यहां पे अगर किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है और दरार पड़ गई अगर, तो बांध टूट जाते हैं। ठीक है, इसका और प्रभाव क्या होगा, जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ से जो बाढ़ वाले प्रभाव होते हैं, मिट्टी की उर्वरता बह जाएगी एक स्थान से, पशु पक्षी बह जाएंगे, और सब चीजें जो होती हैं वो आपका पूरा नुकसान आपका है ही है। ठीक है, महामारी फैलने की संभावना भी होती है। महामारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, महामारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, सपोज किसी क्षेत्र में बहुत खतरनाक भूकंप आया है, तो उस भूकंप में कई बार क्या होता है कि जो मानव शरीर है वो मलबों में, मानव शरीर, पशु शरीर, ये क्या होते हैं, मलबों में दब जाते हैं। ठीक है, अब जो बहुत ज्यादा नीचे दबे हैं वो तो सड़ेंगे, गलेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, महामारियां फैलने की संभावना आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, महामारी फैलने की संभावना हो जाती है। अगला पॉइंट फिर वो आपको लिखते हैं, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। ऑब्वियसली जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद में अर्थव्यवस्था पर बोझ तो पड़ेगा ही। ये प्रभाव की बात कर रहे हैं, भूकंप के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न भूकंप के प्रभाव के बारे में आएंगे, है ना। अगला क्या होता है, रोजगार और दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित हो जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी की फैमिली का कोई मेंबर चला गया तो उसका दैनिक क्रियाकलाप तो खराब हो ही गया। किसी का मकान था, पूरा मकान बर्बाद हो गया। किसी की दुकान थी, उसकी पूरी दुकान बर्बाद हो गई। किसी की तो रोजगार था, उसकी नौकरी चली गई क्योंकि उसकी फैक्ट्री ही पूरी तहस नहस हो गई। तो ये सारे प्रभाव वैसे का देखा है तो आपको क्योंकि 6 नंबर में ही लिखना है, तो इसके अलावा आप लोग भी और बना के लिख सकते हैं। नहीं, बाकी अगर ये पॉइंट शॉर्ट में आप बनाओगे, क्योंकि अगर देखो क्या होता है अवतार, अगर आप एक ही चीज को ना, जैसे बाढ़ वाला मैंने बताया, तो एक बार आप लिख दो कि बाढ़ आ जाएगी, दूसरी तरफ आप लिख दो कि जमीन की उर्वरता चली जाएगी, तो ऐसे में जो चेकियर होता है ना, चेकियर के मन में आता है कि एक ही बात को घुमा फिरा रहा है। अभी इन पॉइंट्स में कहीं भी रिपीटेशन है क्या? ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, नदियों के रास्ते बदलने से बाढ़ आ जाती है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, परिवहन तंत्र ध्वस्त हो जाता है। लोग ये भी आंसर लेते हैं, सर सड़क उखड़ जाएगी, रेल की पटरियां उखड़ जाएंगी। हकीकत वो है, लेकिन वो क्या है, आपको मेंस में जब लिखना है तो आपके शब्दों की सटीकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिवहन तंत्र ध्वस्त होगा, इंप्रेसिव। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने लिखा है इसलिए अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा लिखने से सही चीजें होंगी। ठीक है, फिर हाँ, सब इंक्लूड हो गई उसमें। आप शॉर्ट में आप लिख दीजिए, आपके पास वक्त कम है। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास है, वक्त कम है। दूसरी, इमारतें, घर समाप्त हो जाते हैं, ये बात हमने अलग कर दिया। इसके बाद बृहद संरचनाएं, ये अगेन एक हम भारी वर्ड लेके आए अपना, क्या है, बांध है, पुल है। इसका परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है, फिर ऑब्वियसली जब आप लिखोगे बृहद संरचनाएं टूट जाती हैं तो उसको अपने आप समझ में आएगी, जब बांध टूटेगा तो बाढ़ ही आएगी ना, और बाढ़ आएगी तो उसका द्रवीकरण हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो, महामारी फैलने की संभावना होती है। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आपको ज्यादा बड़े में लिखना है। पहली बात तो प्रश्न आपका क्योंकि 6 नंबर में आना है या 3 नंबर में आना है, तो उतना ही करो कि शॉर्ट में हो, सटीक हो आपका। फिर अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। तीसरा, रोजगार और दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। हर पॉइंट अपना अलग हो गया, 5 से 6 अपने पॉइंट हो गए। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, अपना 6 नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। वो हाँ, सुनामी के लिए प्रभावित, जो समुद्र के अंदर, देखो फिर क्या होता है, फिर समझो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने यहां पे नाम क्या लिया है, सुनामी, तो सुनामी एक दूसरी आपदा है, उसमें जाके हम पढ़ेंगे। और भूकंप, इस वक्त आपदा क्यों बात कर रहे हैं हम, आपदा पहले ही मैंने लेक्चर में स्टार्ट में कहा था, आपदा भूकंप केवल तब कहलाएगा जब यह जनमानस के क्षेत्र में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना है, भूकंप आपदा तभी बनेगा जब वो जनमानस के क्षेत्र में आएगा। समुद्र में आया है तो समुद्र में आया हुआ भूकंप आपदा नहीं है, प्रकोप है। ठीक है, और अगर समुद्र में सुनामी आई तो उसके बाद में उस आपदा का नाम क्या हो जाएगा, सुनामी, ना कि वो भूकंप रहेगा। भूकंप सुनामी उठने के कारण में आ जाएगा। क्लियर, भूकंप सुनामी उठने के कारण में आ जाएगा, लेकिन आपदा उस वक्त क्या हो जाएगी, सुनामी। इस वक्त हम किस आपदा की बात कर रहे हैं, भूकंप की। ठीक है,
और भूकंप आपदा कब है? जब वो जनमानस के क्षेत्र में आएगा, जनहानि होगी वहां पर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो आज हमने क्या बता दिया इस लेक्चर में? हमने आपको भूकंप कैसे आता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सी आपकी वेव्स होती हैं, वो सब बता दिया। भूकंप का प्रभाव क्या होता है बता दिया। इसके बाद का जो लेक्चर आपका ऑलरेडी बन चुका है, उसमें भूकंप को निम्नीकरण के क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों लेक्चर आपके अपलोड आज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।